अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप जिसमें दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान से लेकर सबसे लंबी नदी तक और सबसे घने जंगलों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक हर चीज अपना एक अलग किस्सा सुनाती है। इसके बावजूद इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहलाया गया। पर सवाल उठता है, क्यों? क्या ये नाम इसके भौगोलिक पहलुओं के कारण दिया गया था या ये कॉलोनियल माइंडसेट का एक उदाहरण था? आइए इस सफर पर चलते हैं जहां हम अफ्रीका के इतिहास, जियोग्राफी और इसका डार्क कॉन्टिनेंट टैग समझने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो लगभग 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस महाद्वीप को तीन तरफ से समुद्र ने घेरा है। नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशन और ईस्ट में इंडियन ओशन। यहाँ पर 54 कंट्रीज हैं और लगभग 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। अफ्रीका की ज्योग्राफी इतनी डाइवर्स है कि यहाँ सहारा डेजर्ट जैसा गर्म रेगिस्तान भी है और कोंगो रेन फॉरेस्ट जैसा घना जंगल भी। नाइल रिवर यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो 6,650 किलोमीटर तक बहती है। इस कॉन्टिनेंट में माउंट किलिमंजारो जैसा स्नो कैप्ड वोल्केनो भी है और सवानास के खुले मैदान भी। अफ्रीका दुनिया के सबसे यूनिक वाइल्ड लाइफ का घर है। लायन, एलिफेंट, जिराफ और चीता जैसे रेयर एनिमल्स यहाँ मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में वापस लाए गए चीता भी अफ्रीका से ही आए हैं। ये कॉन्टिनेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन की जन्मभूमि भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से ही मॉडर्न ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुई थी। 19वीं सदी के शुरुआती दिनों में अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना गया। ये शब्द सबसे पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर और राइटर्स के द्वारा यूज किया गया था। कॉलोनियल एरा में जब यूरोप के ताकतपूर्ण देश अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंड कर रहे थे, उन्होंने अफ्रीका को एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लोर्ड लैंड के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन ये नाम देने के पीछे कौन से रीजंस थे? नंबर 1, अनजान और अनएक्सप्लोर्ड लैंड। 19वीं सदी तक अफ्रीका के बारे में दुनिया को बहुत कम पता था। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के लिए ये एक रहस्यात्मक जगह थी जहां घने जंगल और रेगिस्तानों ने उनका रास्ता रोक दिया था। ये लोग अफ्रीका की वास्ट जियोग्राफी और यूनिक इकोसिस्टम को समझने में नाकाम रहे। इसी अनजानी और अनएक्सप्लोर्ड लैंड की वजह से अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया। नंबर 2, कॉलोनियल प्रोपेगेंडा। यूरोपियन पावर्स ने अपनी डोमिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए अफ्रीका को बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड दिखाया। उनका कहना था कि अफ्रीका के लोग और यहाँ की सोसाइटीज प्रिमिटिव हैं और उन्हें सिविलाइज्ड बनाने की जरूरत है। ये एक कॉलोनियल प्रोपेगेंडा था जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के एजेंडा को छुपाने के लिए बनाया गया था। नंबर 3, डिजीजेस और चैलेंजेस। अफ्रीका के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मलेरिया और ब्लैक फीवर जैसे डिजीजेस कॉमन थे जो यूरोपियन सेटलर्स के लिए एक बड़े चैलेंज बन गए। इस वजह से भी अफ्रीका को एक डेंजरस और डार्क जगह माना गया। कॉलोनियल पावर्स के गलत धारणाओं के बावजूद अफ्रीका की प्राचीन सभ्यताएं दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशंस में शामिल होती हैं। नंबर 1, इजिप्ट की सभ्यता। इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हैं। ये न सिर्फ आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं बल्कि एक एडवांस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण भी है। नाइल रिवर के आसपास बनी ये सभ्यता एग्रीकल्चर, ट्रेड और कल्चर का एक सेंटर थी। नंबर 2, माली और घाना का साम्राज्य। 13वीं सदी से 16वीं सदी के बीच माली और घाना जैसे किंगडम्स अपने वेल्थ और कल्चर के लिए मशहूर थे। टिम्बक्टू जो माली में स्थित है एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन और ट्रेड हब था। यहाँ की लाइब्रेरीज और मदरसास दुनिया भर के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते थे। नंबर 3, ज़ुलू और मसाई ट्राइब्स। अफ्रीका के लोकल ट्राइब्स जैसे ज़ुलू और मसाई अपने रिच कल्चरल ट्रेडिशंस और वॉरियर स्पिरिट के लिए मशहूर हैं। ये लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनी में रहते हैं और अपने ट्रेडिशंस को आज तक संभाले हुए हैं। कॉलोनियल एरा में यूरोपियंस ने अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। गोल्ड, डायमंड्स और आइवरी जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को यूरोप भेजा गया। स्लेवरी का प्रकोप यहाँ के लोगों को सेंचुरीज तक सहना पड़ा। अफ्रीका के लोगों की कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी को यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने सीवियर डैमेज पहुंचाया। यूरोपियंस ने अफ्रीका के लोगों और उनके कल्चर को बैकवर्ड और प्रिमिटिव दिखाया, लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही थी। आज अफ्रीका एक न्यू आइडेंटिटी के साथ ग्लोबल स्टेज पर उभर रहा है। यहाँ की इकोनॉमीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं और ये कॉन्टिनेंट अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करते हुए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अफ्रीका के कई देश जैसे साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या अपने इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए मशहूर हो रहे हैं। यहाँ के नेचुरल गैस, ऑयल और रेयर मिनरल्स का एक्सपोर्ट इनकी इकोनॉमीज
का बेस बना हुआ है। अफ्रीका के सवानास, सफारीज और कल्चरल हेरिटेज ने इसे एक पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दिया है। सेरेंगेटी और मसाई मारा जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए एक पैराडाइज है। आज अफ्रीका की कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस ग्लोबल लेवल पर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। एफ्रोबीट म्यूजिक, फैशन और आर्ट ने दुनिया को अफ्रीका के वाइब्रेंट कल्चर से रूबरू कराया है। अफ्रीका के बारे में जो गलत धारणा बनाई गई थी वो आज टूट चुकी है। यहाँ के लोगों ने अपने कल्चर, आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए अपने विकास का एक नया मॉडल एस्टेब्लिश किया है। अफ्रीका आज एक एमर्जिंग मार्केट और ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ की यंग पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज इस कॉन्टिनेंट को एक पावरफुल फ्यूचर कंटेंडर बनाते हैं। अफ्रीका की डाइवर्सिटी और यूनिटी इस कॉन्टिनेंट की असली स्ट्रेंथ है। यहाँ के 2000 प्लस लैंग्वेजेस और डिफरेंट कल्चर्स अफ्रीका को यूनिक बनाते हैं। अफ्रीका को फ्यूचर कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट पोटेंशियल लिमिटलेस है। यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सकते हैं। अफ्रीका एक रहस्यात्मक और विचित्र महाद्वीप है जो अपने अंदर हिस्ट्री, कल्चर और नेचर ब्यूटी का खजाना समेट कर रखा है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहना एक कॉलोनियल गलतफहमी है जो सिर्फ उनके बायस और एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई करने के लिए यूज हुई। आज का अफ्रीका एक नए रूप में सामने आ रहा है जो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपको क्या लगता है, क्या अफ्रीका के लिए डार्क कॉन्टिनेंट कहना सही था या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।